हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से मैराथन लेक्चर में। बात होने वाली है क्लास 11th के सारे PYQs की। बहुत धमाल होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है फटाफट जुड़ जाइए भाई, तहलका मचने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस और नो, से यस और नो। यस सर, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही प्यारे से कंटेंट को। एक चीज मैं बता दूं कि मैं यहां पे भले ही PYQs ले रहा हूं, लेकिन मैं इन बिटवीन जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे उस कंसेप्ट को भी मैं उसी स्लाइड पे बताते चलूंगा, ताकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो भाई मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको क्लास 11th अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। क्लास 11th के लिए अलग से हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। आपके जो 10 मार्क होंगे वो इसी वीडियो में से निकलने वाले हैं, ये गारंटी दे सकता हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा कंटेंट। ये जो कंटेंट है अपने आप में बहुत खास है। तो क्लास 11th का ये मैराथन लेक्चर आपके लिए धमाका लेकर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे के सारे PYQs क्लास 11th केमिस्ट्री का आपको यहां पे मिलने वाला है। ये होने वाला है स्पेशली MST CT 2022 के लिए। तो क्लास 11th के सारे PYQs यहां पर एक लाइन से आने वाले हैं, चलेगा? ओके, तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देख लो। what amount of oxygen is used at HTP to obtain 9 gram water from sufficient amount of hydrogen gas? एक बार जरा देख लो, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है। मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर नंबर 1 जो है ना आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जनरली, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो दिख रहा है आपको, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर का क्वेश्चन है। इस चैप्टर में कुछ आपको स्पेसिफिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको दिखा दूं, सारे फॉर्मूले यहां पे लिख देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी बताते चलूंगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ध्यान से देख लो, दिमाग की नसों में हर एक चीज छप जाएगी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। पहला फॉर्मूला है कि जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे, जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाएंगे, फ्रीक्वेंटली आप एक चीज यूज करेंगे, मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हैं और आपको कहीं पे मास नहीं दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हो लेकिन मास नहीं दिया है, तब आप यूज कर सकते हैं वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम। ध्यान देना इस बात को। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर कोई भी चीज 1 मोल है तो उसका अमाउंट होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, और अगर कोई चीज 1 मोल है तो फॉर गैस वो बन जाएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, या हो सकता है 22.4 लीटर। इतना वॉल्यूम होगा, इतना क्या होगा? वॉल्यूम होगा, जिसको हम मोलार वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम जनरली मोलार वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलार वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के अंदर जो मोलार वॉल्यूम है वो यही है, 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। एक कन्वर्जन याद रखना, एक कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप बोलेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ध्यान देना इस बात को। और 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 का पावर -3 मीटर क्यूब होता है। ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, इसी चैप्टर में आपको मिलती है, जो बहुत से लोग को नहीं पता होता है। फिर इसके बाद मैं बात करने वाला हूं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, सॉरी नंबर ऑफ अमाउंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं आप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कि सर ये कैसे निकलता है। तो याद रखना कि n इंटू NA, जो NA होता है उसको हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, जो कि ये नंबर होता है। इसी नंबर को हम NA बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात इतना समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में से अगर कुछ करना है तो आप पहले तो 5 जो लॉ दिया गया है उस लॉ को एक बार रफली रीड कर लो और ये फॉर्मूले कर लो। चैप्टर नंबर 1 खत्म, चैप्टर नंबर 1 खत्म। 5 लॉ रफली रीड कर लेना, नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकली पूछा जाता है और न्यूमेरिकल यही आने वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा ही छपेगा पेपर में, गारंटी है। चलो यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। मार्कर चेंज करता हूं चाहिए तो सोल्यूशन के लिए। जो चीज मैं एक्स्ट्रा दूंगा वो मैं चाहिए तो इस मार्कर से देता हूं, येलो मार्कर से देता हूं, और जो मुझे बताना होगा वो मैं लेता हूं। उसके लिए व्हाइट मार्कर ले लूं, चलेगा? व्हाइट मार्कर विल बी फाइन। तो व्हाइट मार्कर आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
व्हाइट या ब्लू मार्कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। चीजों को भी जरा सेट कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देख लो यहाँ पे, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड टू एट एसटीपी टू ऑब्टेन 9 ग्राम वाटर फ्रॉम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो अगर मुझे पानी बनाना है तो मुझे ऑब्वियस है H2 में O2 मिलाना पड़ेगा, तब जाके पानी मिलेगा, तब जाके ये पानी बनेगा। देखो इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 कटेगा, H2 और O जाके पानी बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास पानी कितना बन गया, 18 ग्राम बन रहा है। पानी का अमाउंट कितना है, 18 ग्राम है। और O2 जो है ना, एक मॉलिक्यूल गैस है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, O2 जो दिख रहा है वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर सकता है। ये क्योंकि ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो इस बात का ध्यान देना, ये गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई 18 ग्राम पानी जो है ना वो कहीं ना कहीं 1 मोल दिखा रहा है। 18 ग्राम पानी के लिए जो हमने O2 लिया हुआ है वो 1/2 इंटू 22.4 आ जाएगा। डेसीमीटर क्यूब है तो डेसीमीटर क्यूब ही रहने दो। कट के कितना आ गया, 11.2 आ गया। मतलब आप बोलने वाले हो कि 11.2 डेसीमीटर क्यूब जो आपके पास ऑक्सीजन है, इसके लिए आपको 18 ग्राम पानी बन रहा है। तो आप जरा सोचो कि अगर मेरे पास सिर्फ 9 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल है तो बताओ ये ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा। मतलब ये सीधी सी बात है, 18 का आधा हो गया तो यहाँ पर भी 11.2 का आधा हो जाएगा, 5.6 डेसीमीटर क्यूब। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। 5.6 इज द फाइनल आंसर। 5.6 इज द फाइनल आंसर। कोई कंफ्यूजन होगा किसी को तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आएगा नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी, क्या हर एक चीज एकदम क्लियर हो रही है? देख लो मैं हट जाता हूँ, हर एक चीज एकदम क्लियर है। पानी को बनाने के लिए H2O O2 किया मैंने, मुझे यहाँ पे H2O मिल गया, मुझे पानी बनाना है पूरा। तो एक पानी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर ये 1/2 नहीं होता तो ये O2 जो है ना आपका पूरा 22.4 होता, लेकिन ये 1/2 से कितना हो गया, 11.2 हो गया। तो 18 ग्राम पानी बनाने के लिए 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लगता है। तो बताओ कि 9 ग्राम करने के लिए कितना पानी लगेगा, कितना ऑक्सीजन लगेगा। बस आपने सॉल्व किया, 5.6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपकी चॉइस से। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो जरा, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अनडेकेन। देख लो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप याद रखना। अगर आप अल्केन की बात करेंगे तो n = 1, यहां पे अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये जो मैं लिख रहा हूं ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सिनॉप्सिस जैसा काम करेगा आपके लिए, ठीक है। n = 1 जब लेंगे तो हमको CH4 मिल जाता है, जिसको हम मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं, मिथ। आगे ANE लगा दो। अगर मैंने 2 ले लिया n की जगह पे, देख लो जरा, अगर मैंने n की जगह पे क्या ले लिया, 2 ले लिया। अगर मैंने क्या ले लिया, n की जगह पे, n की जगह पे अगर मैंने 2 ले लिया, मतलब कि n = अगर मैंने 2 ले लिया तो मुझे मिल जाएगा C2H6 दैट इज कॉल्ड एज इथेन। n की जगह पे 3 ले लिया तो मुझे मिल जाएगा C3H8। n की जगह पे अगर मैंने 4 ले लिया तो बन जाएगा C4H10। n की जगह पे अगर मैंने 5 ले लिया तो बन जाएगा C5H12। n की जगह पे अगर मैंने 6 ले लिया तो बन जाएगा C6H14। n की जगह पे 7 ले लिया तो बन जाएगा C7H16। n की जगह पे 8 ले लिया तो बन जाएगा C8। 8 दूनी 16, 2 18। n की जगह पे अगर मैंने 9 ले लिया, n की जगह पे क्या ले लिया मैंने, 9 ले लिया। देख लो जरा अच्छे से, n की जगह पे मैंने क्या ले लिया, 9 ले लिया। n की जगह पे अगर मैंने 9 ले लिया तो आंसर बन जाएगा C9H20। n की जगह पे अगर मैंने 10 ले लिया तो बन जाएगा C10H22। n की जगह पे 11 लेने वाले को हम बोलते हैं C11H24। और n की जगह पे अगर मैंने 12 ले लिया तो बन जाएगा C12H26। चलेगा? इसका नाम क्या होगा जरा देख लो, इसका नाम हो जाएगा इथेन। ये नाम इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अनडेकेन पूछा गया है, आपके टाइम पे 2 डेकेन आ सकता है या कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्यूटेन हो जाएगा। जरा चेक कर लो एकदम अच्छे से, ये ब्यूटेन हो गया। यहाँ पे हम बोलेंगे कि पेंटेन हो गया, चेक करते चलो। यहाँ पे जो है हेक्सेन हो जाएगा, फिर यहाँ पे हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टेन हो जाएगा, यहाँ पे नॉनेन हो जाएगा। चेक कर लो जरा जल्दी से, यहाँ पे नॉनेन हो जाएगा, नॉनेन, ठीक है। फिर उसके बाद डेकेन, अनडेकेन, 2 डेकेन। ये बन जाएगा आपके लिए नॉनेन। इसको भी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो। यहाँ पे बन जाएगा डेकेन, यहाँ पे आ गया अनडेकेन, और इसको हम बोलेंगे 2 डेकेन। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत कहीं पर भी? तो हमारा आंसर है
हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अनडेकेन बोला है। अनडेकेन में कितने कार्बन होंगे? अनडेकेन का मतलब 11 कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन बोला है, ये भी ध्यान देना जरा। तो टिक मार्क करेंगे आप 11 नंबर पे। चलेगा, ये बेसिक प्रिंसिपल का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। लेकिन इसमें से और क्या पूछा जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे के सारे बच्चे लोग फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फंक्शनल ग्रुप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। सर फंक्शनल ग्रुप में क्या आ सकता है? जैसे कि जितने फंक्शनल ग्रुप है, लाइक मैंने बोला अल्कोहल, ध्यान से सुन लो जरा, अल्कोहल तो R-OH पता होना चाहिए। अगर मैंने बोला अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड अगर मैंने बोला, ठीक है, तो -X पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लिखता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। अल्कोहल -OH हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी? अगर मैंने बोला अल्काइल साइनाइड, मैंने बोल दिया कि साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप बोलेंगे -CN। मैंने बोला आइसोसाइनाइड क्या होता है, देख लो, इसको बोलेंगे -NC। अगर मैंने बोल दिया आपको अल्डिहाइड क्या होता है, तो आप बोलेंगे -CHO। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आप बोलेंगे C∼OR, इस तरह से, ठीक है। फिर मैं आपको पूछूंगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो आप बोलेंगे COOH होता है। फिर उसके बाद ईस्टर क्या होता है, अमाइड क्या होता है, ईस्टर में C∼OR, इस तरह से आएगा। आगे तुम अटैचमेंट दिखाने वाले हो, ठीक है। अमाइड जो होता है आपके लिए C∼ONH2 होता है। फिर अमाइन भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, R-NH2 होता है। फिर एग्जाम में आता है आपके लिए, कई बार आया हुआ है, एसिड एनहाइड्राइड बताओ क्या होता है। एसिड एनहाइड्राइड का याद रखना, यहाँ पे C∼O, फिर C∼O, दोनों साइड R से ज्वाइन कर दो, चलेगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो आपको आना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये समझ में आया? सर आप तो सिर्फ 11 बता के आगे बढ़ सकते थे, मैं थोड़ा सा बेसिक बताते चल रहा हूं। मैंने पहले बोला कि इस लेक्चर को आप सिर्फ PYQs मत समझना, सिनॉप्सिस प्लस PYQs हो रहा है, सिनॉप्सिस प्लस PYQs हो रहा है, चलेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन ऑर्बिटल विद एन क्वांटम नंबर n = 4, l = 3, m = 0। देख लो यहाँ पे, पहले मैं आपको समझा दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या पता होना चाहिए। देखो क्वांटम नंबर का कंसेप्ट इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो छपेगा, लेकिन इस चैप्टर में कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आपको 2 फॉर्मूले मैं बता रहा हूं जो आपको एकदम घिसना है बड़े अच्छे से। फॉर्मूला ये है कि जब कभी भी आपको बोलेंगे v = n लैम्डा, जहां पे v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा n का मतलब है फ्रीक्वेंसी, n का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली निकला है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो भी फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, सबको पता है। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एनर्जी के लिए, E = -RH1/n², जहां पे RH को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, कुछ इस तरह से स्पेलिंग होती है, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, जो कि एनर्जी के रूप में ही देखा जाता है, जिसका वैल्यू होता है -2.18 × 10⁻⁻18, इस तरह से देखते चलो, समझते चलो, ठीक है। 10 पावर चलेगा -18 जूल, ये क्या है, इसकी एनर्जी होती है। कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी, तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला याद रखना, जैसा तुम्हें बोलेंगे n = 1, तो यहाँ पे पुटअप करके बस वैल्यू पुटअप डाल देना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं कि क्वांटम नंबर के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। देखो अगर मैं n की बात करूंगा ना, n इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंपल बता रहा हूं एकदम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि ये n जो है मेरा 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है, जिसको हम KLMN के रूप में भी दिखा सकते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता लगाना है आपको n के अंदर, तो आप कर सकते हो 2n² वाला फॉर्मूले का यूज। कोई दिक्कत? ये आपका कंटेंट में यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब बात करेंगे ऑर्बिटल की, बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखते चलो जरा, देखते चलो। सर एक छोटे सा आंसर के लिए इतना सब क्यों बता रहे हो, मतलब सिनॉप्सिस भी ले रहा हूं मैं साथ में, तो ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जरा देख लो, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से दिखाते हैं। स्पेसिफिक फॉर्मूला याद रखना, 0 to n-1, 0 to n-1। तो अगर आपको n का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे 0 to n-1 करना। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला n = 2, तो उसका L का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे L का वैल्यू होगा 0 to n-1,
मतलब कि 0 to 2 - 1 मतलब 0 to 1 मतलब कि 0 और 1 होगा। अब L के बारे में खास बात याद रख लो, अगर L का वैल्यू 0, 1, 2, 3 इसमें से कुछ भी होगा तो इसका मतलब वो S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक ज़रा दिमाग में सेट कर लेना आपने, कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी। अब जरा आंसर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, आंसर जरा देख लो कि इसका आंसर क्या होगा, इतना पता होना चाहिए, बाकी इंफॉर्मेशन किसी और पेज पे बता दूंगा मैं। अब इसका आंसर जरा देख लो, सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, सोल्यूशन व्हाइट मार्कर से क्या दिया है, n = 4, तो n = 4 दिया है, मतलब ये 4 आएगा, और L = 3 दिया है। आप खुद दिमाग चला लो, 3 किसके लिए एप्लीकेबल है, 3 मतलब F हो गया, 3 मतलब क्या हो गया, F हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4F। m = 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, m = 0 हो सकता है, क्योंकि जब L का वैल्यू देखो, n का वैल्यू 4 होगा तभी आप यहाँ से L निकालेंगे ना। देखो n का वैल्यू 4 है तो 0 to 4 - 1 मतलब 0 to 3, तो 0 to 3 में 0, 1, 2, 3 तीनों आ सकता है, तो वहाँ पे m = 4 भी, m = 0 भी आ सकता है। मतलब राइट आंसर क्या हो गया, 4F आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी, कहीं पर भी चीजें एकदम क्लियर हो रही है, सिनॉप्सिस के साथ जा रहा हूं मैं एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिएजेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है कि भाई अगर कोई अल्केन आपने लिया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अल्केन अगर आपने लिया है तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोकार्बन की खास बात क्या होती है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन को जरा ध्यान से सुनना। अगर आप लेते हो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है, अगर आप लेते हो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, तो बस एक चीज का ध्यान देना कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे दिख रहा है CH3 CH3 आगे CH3 है और उसमें आपको मिलाना है कोई भी हालाइड, लाइक मैंने Br2 मिलाया, तो कंडीशन पे हम लेते हैं UV लाइट। पहली बात क्या लेते हैं, UV लाइट लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या बन सकता है। देखो प्रोडक्ट नहीं कि यहाँ पे ऐसा अटैचमेंट होगा, यहाँ पर भी अटैचमेंट हो सकता है। देखो होता क्या है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये सेम है, देखो ये सब सेम है, तो सेम वाले पे तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो अलग है वो ज्यादा बनता है, मेजर बनता है। मतलब अगर मैं मेजर की बात करूं तो ज्यादा करके Br यहां पे आता हुआ दिखाई देगा, देखो इस तरह से ज्यादा करके Br जो है यहां पे दिखाई देगा। दूसरा प्रोडक्ट जो आपने बताया, जो आपके बुक में दिया है, इस बार ऐसा है कि प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, लकली तो आप अच्छे यहाँ पे बच गए, नहीं तो आपको पूछा जा सकता है प्रोडक्ट। तो याद रखना कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये जो बनता है इनफैक्ट वो माइनर बनेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। हमको क्या बोला गया यहाँ पे कि कंडीशन बताओ, तो किस कंडीशन पे ये चीज़ें बनेंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडीशन बड़ा सिंपल है। कंडीशन है आपके लिए Br2 और UV लाइट, Br2 और UV लाइट। बोलो समझ में आ गया। मेजर माइनर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर का क्वेश्चन है, बट मेजर माइनर को ज़्यादा फोकस करना, मेजर माइनर को ज़्यादा फोकस करना चलेगा, मेजर माइनर को ज़्यादा फोकस करना चलेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th में एक टॉपिक है आपके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी हाँ, वहां पे बड़ा बढ़िया सा आपको दिया है सब एग्जांपल्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे एग्जांपल्स पढ़ डालना, स्पेशली ट्रोपोन क्या होता है, पाइरीडिनियम क्या होता है, ठीक है, पैरोल क्या होता है, ये सब के सब भाई हेट्रो कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे बोला है नॉट कार्बोसाइक्लिक। नॉट कार्बोसाइक्लिक का मतलब पता है आपको क्या होता है, नॉट कार्बोसाइक्लिक का मतलब कहीं ना कहीं वो हेट्रो की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे जरा देख लो, इसमें कुछ खास बेसिक नहीं, बेसिक मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल का पहले बता दिया। फंक्शन ग्रुप एकदम अच्छे से करके जाओ, और बीच बीच में कुछ और बेसिक आएंगे जो मैं आपको बताते रहूंगा। जैसे कि इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपने जरा ये भी पढ़ लेना, क्योंकि कई बार पूछा गया है प्लस आई इफेक्ट। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ऊपर कुछ अलग क्वेश्चन है, नीचे अलग एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिनॉप्सिस भी बीच बीच में कराते जा रहा हूँ। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, तो बस ये ध्यान देना, ऑल अल्काइल शोज प्लस आई इफेक्ट, इस बात का ध्यान देना। ये लाइन तुम्हारे लिए काफी है, इसके अलावा जो भी कुछ दिख गया वो माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, चलेगा। फिर इसके बाद इसी में क्वेश्चन आता है होमोलिटिक क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, और हेट्रोलिटिक क्या होता है। देखो जब आप बोलेंगे होमोलिटिक फ्यूजन तो आपके दिमाग में चलना चाहिए जैसे कि ए और बी में, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी ना वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनती है, और जब ये टूटेगा ना तो ये ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और बी के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब कि सिमेट्रिकल नेचर वाला है। ये कैसा है, सिमेट्रिकल नेचर वाला है, तो इसको होमोलिटिक बोलते हैं। और एक आता है हेट्रोलिटिक फ्यूजन, क्या बोलेंगे इसको हम, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। अब क्वेश्चन कि सर हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए CH3Cl ले लिया, अब ये जब बॉन्ड टूटेगा ना यहाँ पे, तो बना तो 2 इलेक्ट्रॉन से है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, Cl के पास चला जाएगा, तो ये जो बंदा है वो बन जाएगा कार्बोकेटायन, और इसमें जो बनने वाला बंदा होगा वो Cl- बन जाएगा विथ 2 इलेक्ट्रॉन, विथ 2 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी, यस
तो बहुत से लोग कंफ्यूज कि सर ये सब कहाँ से आ रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है, बुक में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में भी कहीं कुछ नहीं पूछ रहा है। मेरे भाई मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको समझाया कि इस चैप्टर के क्या क्या कंटेंट तुम्हें करके लेने होंगे, इतना कंटेंट तुम्हें आना चाहिए। तो पहले मैंने बोला फंक्शन ग्रुप आना चाहिए, कार्बन का पूरा नंबर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कि तुमको ये कंटेंट भी आना चाहिए, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जो है वो आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्पेशली मैं यहां पे लिख देता हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। स्पेशली इन सब के एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, स्पेशली इन सब के क्या पढ़ने, एग्जाम्पल्स पढ़ने। बोले ये बात समझ में आ गई। चलो अब आती है इसके आंसर की तरफ कि सर आंसर क्या होने वाला है। जरा देख लो आंसर क्या होने वाला है। आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जरा देख लो आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कार्बोसाइक्लिक। देखो बेंजीन आपको पता है कार्बोसाइक्लिक रहेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बेंजीन इस तरह से दिखता है, बेंजीन ऐसे दिखता है। दूसरा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ये इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद पायरिडीन जो है कि आपका नो डाउट ये आपका नॉट कार्बोसाइक्लिक का एक पार्ट हो सकता है। देख लो जरा अच्छे से कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। ये आपका बेंजीन रिंग जैसा दिखता है बट रहता नहीं है। यहाँ पे N, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं पायरिडीन जो कि हेटेरो एटम है। और साइक्लोपेंटेन सबको पता है, साइक्लोपेंटेन जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है। देख लो इस तरह से 1 2 3 4 5। तो भाई ये वो बंदा है जो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको कि नॉट कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक का मतलब होता है पूरा कार्बन से बना रहेगा, कार्बन से नहीं बना है, बल्कि पायरिडीन जो है कहीं ना कहीं आपको नाइट्रोजन भी बीच में आया हुआ है। चलेगा। तो ये सिनॉप्सिस जो चल रहा है, येलो मार्किंग सिनॉप्सिस, दिमाग में सेट कर लो। येलो मार्कर से जो लिखा है वो सिनॉप्सिस है, किस चैप्टर का है वो समझ में आएगा आपको कि हाँ भाई कौन से चैप्टर का है, बेसिक प्रिंसिपल वाले चैप्टर का है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रिडक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इसमें क्या पढ़ना है, पहली बात आपको रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ये पहले से अच्छे से पढ़ना है। पहला काम, सर कौन कौन से रूल होते हैं, चलो मैं शॉर्टकट में दे देता हूं। रूल नंबर 1, एलिमेंटल फॉर्म में जो रहेगा वो 0 रहेगा। जो कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, एलिमेंटल का मतलब जो एलिमेंट के रूप में रहेगा, जो एलिमेंट के रूप में रहेगा, जो कहां रहेगा, एलिमेंट के रूप में रहेगा, जो एलिमेंट के रूप में रहेगा, एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। दूसरा, अगर कोई मोनो एटॉमिक आयन होगा, ध्यान से सुनो, मोनो एटॉमिक अगर कोई आयन हो गया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसका चार्ज बन जाएगा, जो भी चार्ज रहेगा। तीसरा, हाइड्रोजन अगर किसी मेटल से अटैच है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, और हाइड्रोजन अगर किसी नॉन मेटल से अटैच है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें एकदम अच्छे से याद कर लो। ऑक्सीजन OF2 के केस में ऑक्सीजन +2 बन जाता है। H2O2 जैसी अगर चीजें आ गई तब याद रखना ये -1 जैसा नेचर दिखाने लगेगा। ठीक है, और अगर NaO2 जैसा कंडीशन आ गया तो -½ नेचर दिखाएगा। इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, नीचे वाले को बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे पेरोक्साइड कंडीशन। एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि भाई पेरोक्साइड में क्या होता है, और इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड कंडीशन। क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड कंडीशन। चलो, इसके अलावा क्या होना चाहिए, जो बंदा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, ध्यान से सुनो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जो ऑक्सीडेशन दिखाएगा वो कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, जो कि एक क्वेश्चन भी आने वाला है इसी ग्रुप में। वो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं और उसको हम रिडक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट बोलने वाले हैं। और जो बंदा रिडक्शन दिखाएगा, जो बंदा रिडक्शन दिखाएगा उसको हम कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। साथ में उसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेंट है। वो क्या है, ऑक्सीडेंट है। कोई दिक्कत कहीं पर भी, किसी को भी ये चीज समझ में आ गई। चलो हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन में क्या था। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था एक्चुअली। तो अगर हमको दिया है C2O4-2 और इसमें मिला, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया MnO4। जरा देख लो, MnO4 यहाँ पे देख लो जरा, MnO4- प्लस H+ दिया है, एरो के बाद मैंने ले लिया यहाँ पे Mn2+, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O। देख लो जरा ध्यान से, आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, मैंने अभी बताया। O का कितना होता है, देखो O का -2 होता है।
आप रफली आपको समझा रहा हूं ऊपर सॉल्व करके देखो, C2O4 2 माइनस है, कैसे सॉल्व करेंगे तो 2C वैसे का वैसे ही है प्लस 4 इंटू माइनस टू इक्वल टू -2 दिखाई दे रहा है। अब बोलो यहाँ पे कितना हो गया ये पूरा मिला के, सर -8 हो गया, -8 आ जाएगा क्या बन जाएगा +8 बन जाएगा। मतलब आप बोलने वाले हो कि 2C इक्वल टू कितना हो गया जरा चेक करो, +8 -2 आ जाएगा। बोलो समझ में आया, +2 +8 -2 मतलब कि सर 2C इक्वल टू 6 आ गया और C इक्वल टू हमको +3 मिल गया। बोले समझ में आ रहा है, इतना सब नहीं करना आपको तो माइंड में समझ में आ जाएगा। 4 2 जा 8, वहाँ चला गया 6, 2 से डिवाइड किया 3, मतलब इसका आंसर क्या +3। चलो यहाँ पे देख लेते हैं C कितना है, देखो O कितना है -2 इंटू 2 -4, वहाँ जाके बन जाएगा +4। बोलो समझ में आया। अब आपको पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम से ज़्यादा होता है वो क्या दिखाता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम से ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडेशन बताता है, क्या बताएगा ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिडक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा राइट आंसर एक ही बार में आ गया आपका C2O4। हमेशा जो रिडक्टेंट होंगे या ऑक्सीडेंट होंगे वो हमेशा रिएक्टेंट में ही होते हैं। कहाँ होते हैं, रिएक्टेंट में ही होते हैं। तो हमारा राइट आंसर आ गया नंबर C। सर Mn के बारे में जरा बता दो। देखो Mn यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 4 2 जा 8 -8 दिखाई दे रहा है, -8 वहां जाके बन जाएगा +7 और यहाँ पे +2, तो +7 से +2 बन रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्लियर है, एक एक चीज समझ रहे, सिनॉप्सिस भी चल रहा है, आंसर भी चल रहा है। सिनॉप्सिस येलो मार्कर से और आंसर व्हाइट मार्कर से। नेक्स्ट आइडेंटिफाई -I इफेक्ट, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर नंबर A आएगा क्योंकि सारे अल्काइल क्या होते हैं आपके लिए, सारे अल्काइल क्या होते हैं बोलो, ऑल अल्काइल्स। यहां पे लिख देते हैं आंसर में, ऑल अल्काइल शोज +I इफेक्ट। कोई दिक्कत होगा तो बोल देना, चलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो यहाँ पे कुछ इसमें कुछ खास पूछा नहीं है तो इसमें कुछ ऐसा कुछ बोलना भी नहीं है आपको, इसमें सिंपल है, जो क्वेश्चन दिया है उसको बस अच्छे से समझ लो, आपको लगेगा ये सबसे इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये मैं दोबारा आपके लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है। ClO2 + 2H2O, आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो। देखो यहाँ पे एक तो x दिया हुआ है आपको, एक यहाँ पे x दिया है और एक यहाँ कहीं पे x दिया है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे h कितना है 2, h को पहले बैलेंस करो, यहाँ पे h कितना है 4, मतलब कि ये 2 होना चाहिए x का वैल्यू, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। अगर मैं x का वैल्यू 2 लूंगा तो अल्टीमेटली ये वाला भी x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब मेरा सीधा सीधा आंसर क्या हो गया बोलो, मेरा सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, मेरा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपके लिए 2 कहाँ पे, डी वाले आंसर में मार्क कर दो। कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी, आपका रिएक्शन बैलेंस होकर मिलेगा। मास कैन बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब आप क्या बोलने वाले हो, आप क्या बोलने वाले, जल्दी बोलो, आप क्या बोलने वाले हो कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज होने वाला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज होने वाला है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय मिथॉक्सी इथेन एंड प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है यार कि मिथॉक्सी इथेन बोला है एंड प्रोपेनॉल बोला है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले हैं। मिथॉक्सी की अगर मैं बात करूं तो देख लो जरा, आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। मिथॉक्सी इथेन बोला है मतलब CH3 CH2O CH3, और इसी का अल्कोहल वर्जन लेना है आपको, CH3 CH2 CH2OH। ये दोनों शकल से लग रहे हैं कि भाई ये क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्या है ये दोनों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्या ये बात समझ में आई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी, ये चीजें एकदम क्लियर हुई कि नहीं हुई बोलो, तो राइट आंसर होगा नंबर C, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई नेगेटिवली चार्ज सोल फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स में, एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोल करके दिया हुआ है, पॉजिटिव सोल और दूसरे साइड में लिखा है नेगेटिव सोल। सोल्यूशन मत लिखो, सोल लिखो, ठीक है। पॉजिटिव सोल एंड नेगेटिव सोल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये आपको जरूर 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 पढ़ना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई रिफर टेक्स्ट बुक, रिफर टेक्स्ट बुक, ये आपको करके लेना है। वहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपका क्ले का सोल होगा तो नेगेटिव है, या फिर Fe2CO3H2 होगा तो पॉजिटिव, ऐसे आपको बुक में दिया हुआ है, तो वो आपको एकदम बढ़िया से करके लेना होगा, चलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपके लिए, यहाँ पे राइट आंसर होगा सोल ऑफ क्ले। सर इसमें और क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से एक तो सारे डिस्टिंग्विश पढ़ डालो एडजॉर्प्शन कोलाइड से, साथ में एक इक्वेशन होता है आपको, इसको बोलते हैं फ्रेंडलिच, कुछ अलग ही नाम होता है इस तरह से, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म,
ठीक है, स्पेलिंग मेरी थोड़ी गलत रहेगी, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिखाई दे रहा है, फ्रंटलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। कैसे होता है इक्वेशन, x अपॉन m इक्वल टू k p का पावर 1 अपॉन n। अब बोला जाता है कि इसमें log ले लो दोनों साइड, तो log x अपॉन m इक्वल टू, ध्यान से देखो ये चीज कैसे हो रहा है बच्चे, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो आप बोलेंगे log x अपॉन m इक्वल टू log k आ गया और इंटू है तो प्लस आ जाएगा, 1 अपॉन n को पहले ले लो और ये बंदा बन जाएगा log p। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, तो मॉडिफाई करूंगा तो log x अपॉन m इक्वल टू 1 अपॉन n log p प्लस log k ले लेता हूँ, ठीक है, बेस टू 10 सबके अंदर है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर मैं करूँगा तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि स्लोप क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्लोप क्या होता है, स्लोप 1 अपॉन n है, x पे क्या होगा, y पे क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलेगा, इंटरसेप्ट क्या होगा देख लो आप, log क्या आ जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है, जिसका आंसर भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ये बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी मैं बोलूँगा। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9 अपॉन 5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, एक ये वैल्यू याद करके जाओ अच्छे से। दूसरा आपको पता ही है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन होता है, एक दूसरा ये याद करके जाओ, बस ये दो याद करके जाओ। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, 197, ध्यान से देखो जरा, बोल रहा है कि 197 मतलब कि आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कितना दिया है, -197 डिग्री सेल्सियस, -197 डिग्री सेल्सियस दिया है। बोल रहा है कैल्विन में बनाओ, तो कैल्विन का रूल है कि जो भी डिग्री सेल्सियस होगा उसमें 273 ऐड करो। चलेगा, डिग्री सेल्सियस कितना है, -197 है, प्लस 273 ऐड कर दो। सिंपल मैथ्स बोला है करने के लिए। 273 में अगर मैंने 97 माइनस किया तो आंसर आ गया 76 केल्विन आना चाहिए, तो आंसर आ गया 76 केल्विन। कोई दिक्कत होगी तो बोल देना मुझे, कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी, 76 केल्विन मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, चैप्टर तो उड़ रहा है एकदम मजे से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फिजियोज ऑप्शन, मैंने बोला आपको बहुत सारा डिस्टिंग्विश एड्जॉर्प्शन कोलाइड में, तो आप जरा सुन लो जरा पहले, फिजियोज ऑप्शन, फिजियो स्पेलिंग क्या है भाई, एक और ऐसे जॉर्प्शन, और केमियोज ऑप्शन के ऊपर कुछ जरा सुन लो पहले, केमियोज ऑप्शन, ठीक है, SORPTION। पहली बात, फिजियोज ऑप्शन जो होता है, फिजियोज ऑप्शन जो होता है आपको मैं बता दूं कि ये रिवर्सिबल होता है, पहला कंडीशन। ये कैसा है, तो ये रिवर्सिबल है। ये कैसा होता है, ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये एनीवेयर हो सकता है, मतलब नो कंडीशन, या बोल सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक बोलते हैं ना कंडीशन नहीं है, नॉट स्पेसिफिक बोल सकते हो। मतलब ये कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूं, मतलब धूल मिट्टी का आके डस्ट, धूल मिट्टी जो होती है, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, समझो आके बेंच पे जमा हो गए, तो इसके लिए कोई कंडीशन होता है क्या कि भाई ये मुहूर्त है तभी आएंगे, नहीं। लेकिन लोहे पे जो जंग लगता है उसके लिए क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि अगर लोहे पे रस्ट लगने का चांसेस तभी है जब लोहे पे मॉइस्चर लगा रहेगा। तो इसका मतलब कि ये नॉट स्पेसिफिक होते हैं, जबकि ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये लो टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, इनके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये लो टेम्परेचर पे भी चल जाएंगे, तो लो टेम्परेचर पे वर्क करेंगे। इनका एक रेंज होता है, टेक्स्ट बुक में देख लेना। और ये हाई टेम्परेचर पर भी काम करते हैं, इनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है। चलेगा, एक और चीज़, ये मल्टी लेयर बना सकते हैं, ये कितने भी लेयर बनाते हैं, ये मल्टी लेयर हो सकते हैं, ठीक है। जबकि ये क्या होंगे, आपको मोनो लेयर या बोल सकते हैं सिंगल लेयर बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, ये आपको सिंगल लेयर बनाते हैं जनरली। ये क्या बनाएंगे, सिंगल लेयर बनाएंगे, सिंगल लेयर बनाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, इनके अंदर केमिकल बॉन्ड होता है, इनके अंदर स्पेसिफिक क्या होता है, वीक वंडरवल फोर्स होते हैं। अभी फिलहाल पूछा है आपको इस क्वेश्चन में, देखते जरा क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोला है, सॉरी इज करेक्ट बोला है, इज करेक्ट। तो फिजिक्स ऑप्शन के लिए सही बात क्या है, तो ये रिवर्सिबल आप मार्क कर सकते हो कि भाई ये रिवर्सिबल होते हैं, ये आप मार्क कर सकते हो। चलेगा, कोई दिक्कत। येलो मार्किंग मतलब सिनॉप्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की खास बात क्या है, समझो पहले जरा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, समझो इस तरह से दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। अब ये जो होता है एक तरह से आप बोलेंगे तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, भाई बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है ये, तो इसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था। तो होमोसाइक्लिक तो नहीं है, पहला कंडीशन गलत है। दूसरा बोल रहा है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक है बट एरोमेटिक नहीं है, तो गलत है। अब ये बोला एरोमेटिक है बट नॉन बेंजोइड है, तो एरोमेटिक जब है नहीं तो फिर नॉन बेंजोइड कहां से आएगा, तो राइट आंसर हो गया नंबर डी कि भाई ये हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है सर, केमिकल बॉन्डिंग का कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं।
अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका काम एकदम अच्छे से हो जाएगा। पहला आपको आना चाहिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, पहला आना चाहिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। सर फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हमेशा sp3 होगा और इसके अंदर जो ज्योमेट्री होती है मोस्ट ऑफ टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो होता है वो sp2 को फॉलो करते हैं और इसके अंदर जो होता है ट्राइगोनल होता है, इस बात का ध्यान देना। और बॉन्ड एंगल भी इसमें फिक्स होता है 120 होता है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इसके अंदर sp पाया जाता है जो कि लिनियर होता है, ठीक है। और इसके अंदर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। सर इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमें? और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। बहुत से लोगों को पता ही नहीं, सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा जाता है, पता ही नहीं भाई कैसे हो रहा है, क्या मालूम। देखो जब आप बोलेंगे ये इस तरह से है, ठीक है, डबल बॉन्ड, मैं आपको बता दूं सिंगल बॉन्ड में सबके सब क्या रहेंगे? सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, सिग्मा 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 होता है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो होता है, याद रखना, एक सिग्मा एक पाई बन जाता है। बोलो समझ में आ रहा है? और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से आप अंदाजा लगा लेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। इसमें एक सिग्मा और 2 पाई का लॉजिक लगेगा। बस ये याद रखो, आपका बोलते हैं एकदम आराम से बोलते निकाल लेंगे इस चैप्टर को। अच्छा अब क्वेश्चन है कि सर हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम कहाँ करें, हमारे लिए जगह नहीं बची कहीं पे सारा सिनॉप्सिस लिखते लिखते। चलो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बोकेटायन बोला है तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। अब मैं फॉर्मूला ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। तो हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज, ध्यान देना जरा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू VE माइनस NE माइनस BE अपॉन 2। बट ये CO3 को तोड़ के जरा देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो CO3 को अगर तोड़ेंगे तो COO और मैंने ले लिया डबल बॉन्ड O, दिखाई दे रहा है सबको। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। हमें कार्बन की बात किया है, कार्बन की बात किया तो O के पीछे भागो मत ज़्यादा, कार्बन की बात किया। तो आप जरा मुझे बताओ कार्बन के लिए हमको क्या बोलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का आंसर क्या बन जाएगा। तो हम बोलेंगे फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में? सर 4 होते हैं। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? सर एक भी नहीं है। कार्बन के पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहे, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे, 2 तो O के साथ बना रहे और 2 बाजू बाजू वालों के साथ बना रहे, तो कोई नहीं है सर नॉन बॉन्डिंग। माइनस अब बताओ यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बॉन्डिंग, पहले बॉन्ड काउंट करने का। कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4, सर 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। अब ये 4 बॉन्ड को हम क्या करेंगे? 4 बॉन्ड को हम क्या करेंगे? 4 दूनी 8 लिखेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सर ये कैसे आ गया? देखो जितने बॉन्ड होते हैं ना, जैसे कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए एक्चुअल में। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हम क्या करेंगे? 8 डिवाइड बाय, अब इसको क्या क्या कट कर दिया, कितना आ गया सर? 4 आ गया। मतलब कि 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0 आ गया। तो राइट आंसर हो गया हमारा 0। चलेगा। व्हाइट बोर्ड व्हाइट मार्कर से जो लिख रहा हूँ क्या है बच्चे? हमारा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। येलो से जो लिख रहा हूँ वो क्या है हमारा? वो हमारा चैप्टर का सिनॉप्सिस है। चलेगा। नेक्स्ट, तो हर चैप्टर का देखो सिनॉप्सिस आपको मिलते जा रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम में पहले मैंने करा दिया चैप्टर का सिनॉप्सिस। यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मेरे पास इथेन है जो कि C2H6 जैसा दिखता है, इसको सॉल्व कर दो। 12 × 2 + 1 × 6, 12 दूनी 24 + 6 30 ग्राम। यह अपने आप में 1 मोल है। कितना है? 1 मोल है। मतलब कि ये 30 ग्राम 1 मोल होता है, याद रखना इस बात को। 1 मोल मतलब 30 ग्राम। इसमें कितना आता है बच्चे वॉल्यूम? आप बोलेंगे 22.4 डेसीमीटर क्यूब आता है। ये बात समझ में आई कि 30 ग्राम में 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि 30 ग्राम में 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। तो बताओ कि 75 ग्राम मतलब 75 ग्राम में कितना डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा? आप बोलेंगे सर x निकालना है, कितना ईजी है, मल्टीप्लाई कर दो। 22.4 × 75 डिवाइड बाय 30, 15 से कट करो, 15 दूनी 30, 15 बचे 75, कट कर दो भाई, कितना आ गया? 11.2 आ गया। अब 11.2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 11 बचे 55, मतलब 55-56 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका 56। कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी? राइट आंसर हो गया नंबर बी। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? यस, यहाँ तक एकदम क्लियर है? यस, चेक कर लो जरा फटाफट। कोई दिक्कत हुई तो मुझे बता देना। नेक्स्ट आने वाला है आपके लिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ CH2 ग्रुप प्रेजेंट इन डोडेकेन। अब मैंने आपको बता ही दिया डोडेकेन क्या होता है, तो फटाफट देख लेते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो इस तरह से 12 ले लिया मैंने, 12 ले लिया भाई मैंने।
अब इसकी वैलेंसी पूरा करेंगे तो CH3, लेकिन बाकी लोग की पूरा करेंगे तो CH2 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 CH3 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब मैंने क्या किया, व्हाइट मार्कर से यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ कि मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो इस वाले बंदे को बॉक्स में डाल दो क्योंकि ये CH2 नहीं है, इस वाले बंदे को बॉक्स में डाल दो। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये आने वाली है कि CH3 CH2 जो है पूरा 10 बार दिख रहा है मुझे, और फिर CH3 2 सेकेंड में 10 आपको CH2 मिलेंगे। इतना टाइम पास नहीं करना है, तो देख के पता चल गया होगा बहुत से लोग को देख के ही पता चल गया होगा कि सर क्या आंसर मिल रहा है, क्या धड़ल्ले से आंसर मिल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन 3- मैंने पहले ही सिखा दिया, सब कुछ मैंने सिखा दिया है। कैसे करेंगे? अच्छा, ऑक्सीडेशन जो मैंने पीछे लिया था, एक मिनट जरा, मैंने सारे रूल बताए थे क्या? रेडॉक्स रिएक्शन का एक क्वेश्चन मेरा पीछे छूट गया था, क्या उसमें मैंने सारे रूल बताए थे कि कुछ का बताना बाकी रह गया था? कहाँ गया भाई? एक पीछे क्वेश्चन था, एक मिनट जरा, हाँ ये वाला, कितने रूल मैंने बताए थे जरा चेक करो। अच्छा 4 रूल मैंने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे 4 रूल मैंने बताया, बचे हुए 5, 6, 7 वहाँ बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको सिनॉप्सिस मिलना चाहिए यार, मेरा एम ये है कि आपको मिलना चाहिए हर एक चीज़, ठीक है? कहीं मिस नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं। चलो यहाँ देखो जरा, रूल नंबर 5 रेडॉक्स रिएक्शन का रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये होता है कि जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उनका जनरली आंसर -1 होता है। लेकिन उसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दिए किसी ऑक्सीजन से, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 बन जाता है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है? नंबर 6 होता है अगर आपके पास पॉली एटॉमिक कोई बंदा है, लेकिन किस रूप में है? न्यूट्रल के रूप में है, तो सम जो होगा वो कितना होगा? हमेशा इक्वल टू 0 होगा, पूरे ऑक्सीजन का सम 0 होगा। और लास्ट रूल है कि अगर कोई आपके पास पॉली एटॉमिक तो है, लेकिन पॉली एटॉमिक क्या है? पॉली एटॉमिक आयन है, तो जो टोटल सम होगा ऑक्सीडेशन का वो हमेशा चार्ज के बराबर होगा, नेट चार्ज के बराबर होगा। ये आपके पास पूरा रूल मैंने बता दिया, चलेगा? अब इसी की मदद से आप ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ, आप जो व्हाइट मार्कर ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि I3 - 1, आप बोल सकते हो 3 × I = -1। देखो ये रूल नंबर 5 लग गया, 7 लग गया। पॉली एटॉमिक आयन, देखो 3 आयन है, बिल्कुल 3 एटम है, बिल्कुल सर पॉली एटॉमिक हो गया, आयन के रूप में यस, तो उसका जो ऑक्सीडेशन का पूरा सम होगा चार्ज के बराबर होगा। देखो ये ऑक्सीजन का पूरा सम चार्ज के बराबर होगा, तो I = कितना मिल गया? -1/3 मिल जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया? बोलो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ए बन जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो जरा मुझे बोल देना। नेक्स्ट आने वाला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ये अल्किन चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपको 12th में भी दिया हुआ है, देख लो जरा यहाँ पे। CH3 CH2 CH2 OH, अब ये अल्फा है, ये बीटा है, क्योंकि इसमें बोला है Al2O3 लेने के लिए, मतलब कि आपको बाय डिफॉल्ट ये रिडक्शन बोल रहा है करने के लिए 623 केल्विन पे। तो जब आप रिडक्शन करेंगे अल्फा बीटा से, तो ऑब्वियस है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब अल्किन बन जाएगा। तो आंसर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक मिनट जरा, मैं जरा इसको व्हाइट मार्कर से ले लेता हूँ। क्यों सर? देखो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, सर ये सिनॉप्सिस है कि क्या है, ठीक है? तो ये मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 OH, इसको मैंने क्या किया? Al2O3 623 केल्विन, ठीक है? अब ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा से OH और बीटा से एक H निकलता है, मतलब ये जो बंदा बनेगा वो प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। अब इसमें बोला है कि आपको H2SO4 पानी मिलाना है, मतलब आप सिर्फ पानी मिला दो H+ के प्रेजेंस में, तो पानी में मार्किनोव रूल फॉलो होगा, और ये माइनस इसके बाद जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और उस हिसाब से हमारा जो आंसर है कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। इसको हम बोलेंगे भाई ये प्रोपेन डैश 2 ऑल बन गया। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन डैश 2 ऑल। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 16? सेम चीज है। देखो यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला सबको पता है, C का नंबर होता है 12, H का नंबर है 1+, मतलब कितना आ गया सर? 16 ग्राम आ गया। और मीथेन ये है कितना? ये मीथेन इस समय 1 मोल है, मतलब आप बोलने वाले हो कि 1 मोल मतलब कि 16 ग्राम में कितने होते हैं बच्चे? तो आप बोल सकते हो कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। हमको सेंटीमीटर में यूनिट दिया, मैंने आपको कन्वर्जन पीछे बताया था कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देने का, मतलब आंसर आ गया 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो 16 ग्राम में एक्चुअल में इतने मेरे वॉल्यूम होने चाहिए। 16 ग्राम ही पूछा ना आपको कि कुछ और पूछा है? नहीं सर 16 ग्राम ही पूछा। अगर 32-35 पूछता तो हम इसके हिसाब से रिलेट करते फिर, चलेगा? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल? अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब है एलिमेंट नंबर 1, 2 की बात कर रहा है।
एलिमेंट नंबर 1 एंड 2 में मैं बोला आपको डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ के लेना बस, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। पहला क्या पढ़ेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। सर कौन से चैप्टर का नाम है ये, कौन से चैप्टर से है, तो एलिमेंट ग्रुप 1 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो लिथियम होता है ना उसका रिलेशन मैग्नीशियम के साथ होता है, और जो बेरिलियम है ना उसका रिलेशन एल्यूमिनियम के साथ है। बस ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेना, चलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि कौन सी बात सही नहीं है, नॉट बोला है, नॉट ट्रू। तो देयर डाइवैलेंट आयन हैव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, सही बात है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो इनर्ट बन जाएंगे, मतलब इनर्ट गैस बन जाएगा। दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल, ये बात तो गलत है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना सर ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है, ये ग्रुप नंबर 2 की बात हो रही है। और ग्रुप नंबर 2 कभी भी ग्रुप नंबर 1 से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हो सकते, तो बी आंसर यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसको सही मार्क कर दो, चलेगा। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर हेट्रोलिसिस। पीछे मैंने ऑलरेडी बता दिया हेट्रोलिसिस किसको बोलते हैं, जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। नॉट करेक्ट बोला है, नॉट करेक्ट बोला है, बोलो जरा ऑप्शन को। इन दिस इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर फॉर्म्ड, सही बात है ये, क्योंकि देखो जब भी आप ना किसी भी चीज को तोड़ेंगे देखो इस तरह से, तो ऑब्वियस है कि एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जबकि दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की बौछार हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये बंदा इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, बोलो समझ में आया। तो ये बात सच है। दूसरा, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड फॉर्म मिथाइल कार्बोकेटन, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। इट अकर्स व्हेन बॉन्डेड एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही। सी और सीएल में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो राइट आंसर हो गया नंबर 4। सर 4 है क्या, जरा पढ़ के बता दो। मोमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड अकर्स, बिल्कुल नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ नहीं जाता है। इसके पास आया क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो मतलब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, जरा देख लो। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इनके बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब इसके बॉन्डिंग को जरा समझ लो। यहाँ पे भाई कार्बन का नंबर सबको पता है 2,4 होता है, और ऑक्सीजन भी सबको पता है कि 2,6 होता है। अब 6 में से इस बंदे ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से, तो कितने बच गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। और इसमें से भी 3 निकल गए तो कितने बचेंगे, 1 2 3 बच जाएंगे, बोलो समझ में आया। देखो यहाँ पे ये देख लो जरा, 1 2 3, तो इसके पास सिर्फ 1 बचेंगे, और इसके पास कितने बच गए, 1 2 3 बच गए। अब वो जब कभी भी 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाता तो प्लस बन जाता, तो प्लस कैसे बनेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, तब ये प्लस बनता है। मतलब आपके पास स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो रियल में ऐसा होता है, बोलो समझ में आया, रियल में ऐसा होता है, बोलो समझ में आ गया। ये प्लस चार्ज मैंने दिखा दिया। अब यहीं से पता लगा सकते हैं कि वो प्लस चार्ज होने वाला है, सीधा मार्क कर सकते, बट आपको लग रहा है कि थोड़ा रिस्क है, तो हम सॉल्व करके जाना चाहते हैं। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू VE माइनस NE नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। सर V कितना है, 6 है। NE मतलब नॉन बॉन्डिंग कितने हैं भाई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे O के लिए सिर्फ 2 है, 2 आ गया, माइनस टोटल बॉन्डिंग कितना है, 1 2 3, सर 6 आ रहा है, कितना आ रहा है चेक करो, 6 आ रहा है, दिख रहा है कि ना आपको कैसे, 1 2 3 आया ना, 3 बॉन्ड आया, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 डबल हो जाता है, तो 6 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 4, इसको कट करेंगे 3, 4 में से 3 गया +1, बोलो समझ में आ गया कैसे आया। राइट आंसर क्या हो गया, बोलो जरा राइट आंसर क्या हो गया, तो हम बोलेंगे राइट आंसर हो गया बी। कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पर भी, चलो। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इस तरह के क्वेश्चन जो है कि आपको कहां से पूछे जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। मैंने फॉर्मूला पहले ही करा दिया जो उसका डिटेलिंग था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जरा देख लो। हम सीधा सीधा बोलेंगे V इक्वल टू एन लैम्डा। हमको पूछा व्हाट इज द वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू V अपॉन एन हो जाएगा। V का वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, एन आपको दिया है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है। मैं एक काम करता हूँ, इसको 3/5 कर देता हूँ, इंटू 10 का पावर 8 है ना, ये ऊपर जाके -1 कर देगा तो 7 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, सॉरी 0.6 आ जाएगा, इंटू 10 का पावर 7, इसको 1 दे दो तो बन जाएगा 6, तो 6 इंटू 10 का पावर 6, ऐसा आंसर आना चाहिए। सिंपल मैथ है ये, तो मतलब ऐसा आ गया तो बस आप एंजॉय करो, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन। देख लो यहाँ पे, ये भी आप जरा सुन लो जरा आज के बाद से, ये अल्किन चैप्टर से पूछा गया है, अल्किन चैप्टर से पूछा गया। सिनॉप्सिस बता रहा हूं थोड़ा सा, कि अगर आप कभी भी कोई भी अल्किन लेंगे, देखो यहाँ पे इस तरह से, और उसका अगर आप ओजोनोलिसिस करेंगे, क्या इसमें कोई अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर अल्काइल ग्रुप नहीं होगा तो बच्चे वो सीधा सीधा वो दोनों फॉर्मलडिहाइड बना देंगे, तो यहाँ पे 2 फॉर्मलडिहाइड बन जाएगा। ये सिनॉप्सिस याद रखो एकदम अच्छे से।
अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे पास CH3 है, जो कि क्वेश्चन में भी यही चीज़ पूछा गया है, और इसमें बोला है ओजोनोलिसिस करने के लिए, तो आपका दिमाग चलाओ, CH3 दिख रहा है अल्काइल, हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डबल बॉन्ड तक वो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये कौन सा अल्डिहाइड बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड के अलावा एसिडल्डिहाइड। और ये जो बिना अल्काइल वाला दिख रहा है वो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनने वाली हैं। इसके अलावा मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ। कभी पेपर टफ रहा तो ऐसा भी आ सकता है, जैसे कि एग्जाम के लिए ऐसा आ गया, ठीक है, सोच के चलो जरा। यहाँ पे मैंने ले लिया CH2, चलो ठीक है, परफेक्ट है, यस परफेक्ट, आइसोब्यूटिलीन, इसका मैंने ओजोनोलिसिस कर दिया। बोलो क्या बनेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपस में रिएक्ट करके O से क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। देखो यहाँ पे C के ऊपर 2 कार्बन है, यहाँ पे C के ऊपर 2 कार्बन नहीं थे, तो यहाँ पे ना ये कीटोन बन जाएगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा कीटोन बनेगा और उसके बाद ये जो बनेगा वो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। बोलो समझ में आया? तो ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखते चलो, तो यहाँ पे राइट आंसर ये तो सिनॉप्सिस हो गया आपके लिए, बट राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस राइट आंसर इसके बेस पे देख लो, ये सोल्यूशन का भी काम करेगा और सिनॉप्सिस का भी काम करेगा। तो हमारा राइट आंसर हो गया आपके लिए। बोलो क्या हो गया राइट आंसर? फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिडल्डिहाइड, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर केमियोज ऑप्शन? पढ़ा दिया मैंने आपको पहले ही, केमियोज ऑप्शन के बारे में मैंने पहले बता दिया है, ट्रू बोला है। और केमियोज ऑप्शन एड्सॉर्प्शन कोलाइट्स में से पूछा जाएगा, तो बोला है कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इन द रेंज ऑफ 20 to 40 किलो जूल। केमियोज ऑप्शन में हीट ज्यादा अमाउंट में लगता है, वो हम देखते हैं बाद में। ट्रू बोला है, मल्टी लेयर तो नहीं बनाता है, हमने वहां पे बोला था वो सिंगल लेयर बनाता है। वंडरवॉल फोर्स भी यूज नहीं होता है, हमको पता है। इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर अप टू सर्टन लिमिट, बिल्कुल सही आंसर है, ये हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। केमियोज ऑप्शन है बच्चे, इसलिए हाई टेम्परेचर पे वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेवलेंथ वाला क्वेश्चन फिर आ गया, देख लो। बोला है कि वेवलेंथ मतलब लैम्डा आपको दिया है 480 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है कि 10 का पावर -9 मीटर। तो अगर मैं इस 1 को यहाँ ट्रांसफर करूँ तो बन जाएगा 48 इंटू 10 का पावर -8 बन जाएगा। कोई दिक्कत? 48 इंटू 10 का पावर -8 बन गया। अब हमको फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू एन लैम्डा। अब हमको बोला गया व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो n का मतलब है V अपॉन लैम्डा। V कितना होता है? 3 इंटू 10 का पावर 8। n कितना है यहाँ पे? लैम्डा कितना है? 48 इंटू 10 का पावर -8। इसको ऊपर लेके जाओ तो बन जाएगा आपके लिए, बोलो क्या बन जाएगा? 3 इंटू 10 का पावर कितना हो गया भाई? 16 हो जाएगा। नीचे आ गया 48, कट कर दो इसको, कितना आ गया? 1/16, मतलब कि 1/16 इंटू 10 का पावर 16, इसका 2 इसके पास ट्रांसफर करो, ये बन जाएगा 100 इंटू 10 का पावर 14 डिवाइड बाय 16। 16 छक्का 96, मतलब कि आंसर आएगा 6 इंटू 10 का पावर 14। ऐसा आंसर आना चाहिए, ऐसा आंसर आना चाहिए। जरा चेक करो, 16 छक्का 96 का मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना आएगा, 6 इंटू 10 का पावर। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपके लिए, नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कहीं पर भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? कहर मच रहे कि नहीं मच रहे? अंगारे लग रहे कि नहीं लग रहे हैं? ऐसा लगना चाहिए कुछ लेक्चर हो रहा है। आइडेंटिफाई करेक्ट कंपोजिशन ऑफ वाटर गैस। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए तो भाई कुछ नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ के लेना पड़ेगा। वाटर गैस का कॉम्बिनेशन नंबर डी है, नंबर डी है CO प्लस H2। CO प्लस H2 वाटर गैस है, ठीक है। ये आपको एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1, 2 में शायद मिल जाएगा, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन 2 मिथाइल हेक्सेन। देखो ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देख लो सीधा सॉल्यूशन आएगा इसका। बोला है कि 2 मिथाइल हेक्सेन डैश 3 डैश ऑल, 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे मिथाइल, ये 2 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल ले लिया, बाकी सबको मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होता है, लोगों को समझ में नहीं आता कैसे आया ये आंसर, लेकिन अगर आप देख लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा एकदम कि क्या बात है सर, मजा आ गया। मैंने क्या किया, इस पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, इसको हीट किया जा रहा है, तो मतलब इसमें से डिहाइड्रेशन होने वाला है। क्या होने वाला है? डिहाइड्रेशन होगा और अल्कीन बनेगा। अल्कीन चैप्टर का है। अब आपको पता है कि ये अल्फा है, ये बीटा है, मैंने पीछे सिखाया था अभी अल्फा बीटा वाला पार्ट, लेकिन सर यहाँ पे 2 बीटा आ गए, तब क्या करेंगे? तो दोनों बीटा से H निकलेगा, लेकिन कौन सा मेजर होगा वो समझना है। मेजर कैसे पहचानेंगे? तो मेजर पहचानने का तरीका ये है कि जब भी आपको मेजर पहचानना हो ना, तो डबल बॉन्ड के बाजू वाले जो कार्बन होंगे, डबल बॉन्ड के जो बाजू वाले कार्बन होंगे, उनके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे वो मेजर है। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर मेरा डबल बॉन्ड समझो यहाँ पे आएगा, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो मेरा ये वाला कार्बन के पास 2 H है और ये वाले कार्बन के पास 1 ही H है, मतलब 3 H आएंगे टोटल। कितने H आएंगे टोटल? बोलो 3 H आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको, अगर मैं थोड़ा सा और जरा दिखाता हूँ आपको मैं, देखो, और अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मेरा डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, तब इसके पास कितना H है? 2 बाजू वाले के पास, और इसके बाजू में देखो ये भी अटैच है और ये भी अटैच है, मतलब कि सर 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो मेजर बनता है। मतलब अब हमको समझ में आया कि हमारा डबल बॉन्ड यहीं पे आने वाला है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH
नीचे आएगा CH, फिर आगे आ जाएगा CH3। सॉरी ये वाला H नहीं रहेगा, H तो चला गया डिहाइड्रेशन में, तो ये H नहीं रहेगा, चलेगा कोई दिक्कत। लेकिन सर ऐसा आंसर कहाँ से हम ढूंढेंगे? ऐसा आंसर ऊपर जरा ढूंढना है आपको कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे मिथाइल, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, मतलब A इज द करेक्ट आंसर। बी वाला जरा देख लो, 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 नंबर पे लेकिन मिथाइल अलग नंबर पे, 1 2 पे लेकिन मिथाइल अलग नंबर पे, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिडक्टेंट। पढ़ा दिया मैंने, पढ़ा दिया भाई कैसे ढूंढने का रिडक्टेंट, बड़ा बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। H2S प्लस NO2 H2O प्लस NO प्लस S, क्या करोगे आप? इसको ढूंढोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे सल्फर पकड़ लो, अब हाइड्रोजन कितना होता है? +1 है, तो +1 के हिसाब से +1 × 2 +2, सल्फर वहां जाके बन जाएगा -2। बोलो समझ में आया? और नाइट्रोजन जरा देख लो कितना होगा, 2 2 4 -4 वहां जाके बन जाएगा +4। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे उसको छोड़ दो, n को जरा पकड़ लो वापस से, ये हो जाएगा -2 वहां जाके बन जाएगा +2। ठीक है, मतलब ये +4 से +2 बन रहा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे लिए? ये तुम्हारे लिए रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। क्योंकि ये तुम्हारे लिए हिंट भी है, अगर ये रिडक्शन है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा? ऑक्सीडेंट बनेगा। मतलब ये जो बंदा है वो ऑक्सीडेंट का काम करेगा। अगर ये ऑक्सीडेंट है तो फिर H2S जो हमारा रिडक्टेंट होगा। लेकिन देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे H कितना हो गया? कुछ भी नहीं, तो 0 एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जरा चेक कर लो। -2 से 0 मतलब क्या हुआ? बढ़ गया ना नंबर। अगर नंबर बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका सर ने क्या बताया था कि वो रिडक्टेंट माना जाता है। मतलब हमारा राइट आंसर हो गया H2S। बोलो समझ में आ गया? नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री। देखो यहाँ पे अब ये स्टेट्स ऑफ मैटर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बस ये चीज कीजिए जो मैं आपको दे रहा हूं। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला याद कर लो। बॉयल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया था, लेकिन मैंने थर्मोडायनामिक्स में यूज कर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला नहीं है। P1 V1 = P2 V2। ठीक है, पहला। दूसरा, चार्ल्स लॉ याद कर लीजिए। अच्छा एक मिनट, चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये सिनॉप्सिस हो रहा है बच्चे, इसलिए मैं येलो मार्कर से लिख रहा हूं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V1/T1 = V2/T2। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं नंबर 3, प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। P1/T1 = P2/T2। फिर नंबर 4 की बात करेंगे। अगर नंबर 4 की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सबको पता है, बच्चों को मालूम होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है सर? तो हम बोलेंगे PV = nRT। बस इस चैप्टर में यही करके जाना और कुछ मत करना, और कुछ मत करना। कुछ थियरी अगर इन्फॉर्मेशन तो पढ़ लेना भले ही, लेकिन अगर ये कर लिया तो आपका काम खत्म है। अब सर क्वेश्चन ये है कि कैसे होगा ये, चलो व्हाइट मार्कर देखो जरा। क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर दे दिया है। कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। हमेशा केल्विन में डील करते हैं। और वॉल्यूम V1 भी दे दिया, कितना? 2 डेसीमीटर क्यूब। 2 डेसीमीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? मतलब V2 पूछ रहा है, यहाँ पे लिख दो V2 = क्वेश्चन मार्क। व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय दिस, मतलब कि टेम्परेचर जो T2 है ना वो डिक्रीज बोला है, मतलब कि 0 पहले था लेकिन उससे और कम कर दिया। तो -273 है कि 2 है? सॉरी, -273 क्या है भाई? जरा चेक करो। -272 डिग्री सेल्सियस बोल दिया। माइनस क्यों लगाया सर आपने? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे बोला है डिक्रीज बाय, मतलब पुराने वाले से इतना कम है, नीचे और पीछे चला गया। तो अगर इसको मैं अगर सॉल्व करूं 272 + 273 कर दूं तो हमको आंसर मिल जाएगा 1 केल्विन। बोले समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। V1/T1 = बोलो V1/T1 = साथ साथ में सॉल्व करते रहो। V1/T1 = V2/T2। क्या ये बात समझ में आई? सर हमको क्या है इंटरेस्ट है? V2 में इंटरेस्ट है, तो V2 = क्या बन जाएगा? V1/T1 × T2 बन जाएगा। अब बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो हम बोलेंगे V2 = व्हाट इज V1? व्हाट इज V1? 2 है। व्हाट इज T1? T1 चेक कर बच्चे, T1 कितना? 2 × व्हाट इज T2? T2 1 है सर। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2 ये इतना हमारा वॉल्यूम आ गया। सर ऐसा कोई आंसर आता है क्या? अरे मेरे ऑप्शन में दिया है ना भाई, तो टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? टेंशन क्यों ले रहे? 2/273, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 73। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी विल बी द एक्यूरेट आंसर। चेक करो फटाफट, चेक करो। कोई दिक्कत है किसी को? कहीं पर भी चेक कर लो। येलो मार्कर सिनॉप्सिस जॉब को करके लेना इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी
मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स वाले न्यूमेरिकल मैंने पहले ही बता दिया कैसे करना है, तो अगर आपको याद होगा तो कर डालो। नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल टू किस बेस पे करना है, वॉल्यूम की मास, मास के बेस पे, मास अपॉन मोलार मास। सर मास कितना है, ये देख बच्चे मास है, मोलार मास कितना है 60 इंटू 10 कर दो, ऊपर वाला बन गया 54, नीचे वाला बन जाएगा 6 इंटू 100, सॉल्व क्या बन गया 9 डिवाइड बाय 100 मतलब आ गया 0.09, इतना मोल आ गया। कोई दिक्कत होगी तो बोलना मुझे, कहीं पर भी किसी को भी 0.09 है कि नहीं सिलेबस में, मैंने बोला ऑप्शन भी नहीं है सर क्या करें। नेक्स्ट आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब आपको रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है बोलो, यहीं पे लिख दूं मैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिडक्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, रिडक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। फिर से बोलो क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट बोलेंगे। क्लियर है एकदम। अब क्या करेंगे सर, अरे बड़ा सिंपल है यार, अभी तो बताया था मैंने, इसको ले लो क्वेश्चन को फटाफट। H2O2 में ClO4 माइनस दिया, अच्छा माइनस नहीं दिया सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देख लो जरा इस तरह से, देखते चलो मजा आ जाएगा आपको एकदम, देखते चलो। फिर यहाँ पे लिखा है ClO2 माइनस प्लस O2 दे दिया है। चलो अब देखो ज़्यादा चांसेस तो लग नहीं रहे, मुझे एक बार H को देख लेता हूँ। H हमारा +1 होता है और पैरोक्साइड में H, ये जो O2 होता है ना वो -1 हो जाता है, ध्यान देना इस बात को। पैरोक्साइड है बच्चे ये, यहाँ पे O कितना होगा, O 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं है ना माइनस, एक मिनट माइनस छुप गया शायद से लग रहा है, देख लेते तो वांदे हो जाएंगे हमारे। हाँ माइनस छुप गया एक्चुअली, रिडक्टेंट लिखा ना मैंने तो माइनस छुप गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस दिया है, तो ये कितना हो गया, Cl कितना आ गया +7 आ गया, O बाई डिफॉल्ट -2 रहेगा। यहाँ पे Cl कितना आ रहा है 2 दूनी 4, वहाँ जाके बन जाएगा +3, और ये कितना आ गया 0 आ गया। चेक करो जरा, Cl जो है +7 से +3 हो रहा है, मतलब इसका तो खुद का रिडक्शन हो रहा है। अब अगर इसका रिडक्शन होगा तो ऑब्वियस ये आंसर नहीं हो सकता है। अब ये -1 से कितना हो गया भाई 0 हो गया, -1 से 0 मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो राइट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं पर भी किसी को भी, तो राइट आंसर क्या टिक मार्क करेंगे बोलो, तो राइट आंसर मार्क करेंगे H2O2 किधर है भाई, मार्क कर दो, नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द लोवेस्ट पॉजिटिव, ये तो सबसे इजी लग रहा है, लोवेस्ट पॉजिटिव चार्ज। देखो इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ाया था मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट का पैटर्न क्या होता है, सारे अल्काइल प्लस दिखाते हैं, यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई कंपाउंड है CH3 CH2 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 Cl, ये माइनस डेल्टा है बट ये प्लस होता है, अभी +1 है, ये +2 बनेगा, ये +3 बनता है, तो जितना जितना आप दूर जाएंगे ना उतना आपका प्लस कम होता जाएगा, मतलब +3 आपका सबसे लोवेस्ट हो जाएगा। आया समझ में, यही चीज़ आपको पूछा था तो आप सीधा मार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है, ∆3 मार्क कर देंगे, लोवेस्ट बोला तो यही आपका आंसर आ जाएगा, चलेगा कोई दिक्कत। नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट बताओ इसमें क्या बनेगा, देख लो पहले क्वेश्चन, आपको पता होगा इस चैप्टर में से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, अल्किन चैप्टर का है, पर मैं बता दूं कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इसके जो रिएक्शन वो करते जाओ, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज ऐसा कि सर यही पढ़ लूं चलेगा क्या, नहीं, बट मैं इसमें ये बोल सकता हूं कि आप मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ बहुत अच्छे से करके जाना। इसमें मार्कोनिकॉफ जो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के ऊपर क्वेश्चन निकलता है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलेंगे तो भी याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी याद करके जाओ, याद करके जाओ, मतलब उसका एप्लीकेशन ही आएगा, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन के रूप में पूछा है। आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर HBr, यही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पे HI दे दिया है और जानबूझ के पेरोक्साइड डाला है, जानबूझ के पेरोक्साइड डाला ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, भाई HI है तो इसका मतलब नहीं कि एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, ये आपका नॉर्मल मार्कोनिकॉफ ही रहेगा। ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ को ही फॉलो करेगा। क्यों सर, क्योंकि आपने HBr नहीं लिया है, तो बोला यहाँ पे I किसके पास जाएगा, I उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे जाएगा, इसके पास कम है, देखो यहाँ पे ये कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे I आ जाएगा, बस इसी चीज को देख लो। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ अच्छे से तो कैसे आएगा जरा चेक करो, बन जाएगा CH3, देखो CH3, फिर बन जाएगा CH2, देखो ये CH2 आ गया, फिर बन गया C, देखो ये वाला C पॉइंट है, ये वाला C है, नीचे आ गया CH3, ऊपर आ जाएगा I, चलेगा, फिर आगे सिंगल बॉन्ड आके वापस बन जाएगा CH2, फिर आगे बन जाएगा CH3, मतलब 3 मिथाइल, ऐसा आंसर आना चाहिए। 3 मिथाइल किधर है भाई, चेक कर लो, नंबर C मार्क कर दो राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आने वाला है आइडेंटिफाई द डिक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन पावर ऑफ फ्लोक्लुएटिंग आयन एडेड। तो आप ये वर्ड याद रखना कि अगर कहीं पे आ गया प्रेसिपिटेट पावर, तो इसका एक लाइन याद रख लो, इसका एक लाइन याद रख लो, मोर नंबर ऑफ आयंस, मतलब मोर
पावर ऑफ प्रेसिपिटेशन, मोर पावर ऑफ पीपीटी। बोलो समझ में आया? तो इस हिसाब से आप किसको मार्क करेंगे आप खुद देख लो, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। मतलब Al3 ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है, Al3 ज़्यादा है, फिर सोडियम आ गया, नहीं +2 आना चाहिए, तो राइट आंसर है सी। Al+3 दिख रहा है, फिर +2 दिख रहा है, फिर +1 दिख रहा है, तो कम यहाँ पे सोडियम के पास जाके हो जाएगा। क्लियर है? अब आ गया व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू n = 2। मैंने पीछे पढ़ाया था, बताया था, सब कर दिया था मैंने आपको। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? E = -RH 1/n²। हाँ सर कुछ याद आया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे E = -2.18 × 10⁻18 × 1/2², क्योंकि 2 दिया ना हमारे क्वेश्चन में, तो -2.18 × 10⁻18 डिवाइड बाय 1/4। 1/4 कितना होता है भाई, सबको पता है, -2.18 × 10⁻18 × 0.25 हो गया। अब खुद से दिमाग चलाओ, 25 का डबल कितना होता है 50, मतलब 5 वाला आंसर राइट रहेगा। सीधा सीधा आंसर मार्क कर दो, तो -0.5 समथिंग इंटू कुछ राइट आंसर होना चाहिए। चेक करो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, जरा चेक करो। 5 का डबल 50, मतलब कि आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, कहीं पर भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन NH4+ आयन? क्या बात है, मजा आ गया देख के, मजा आ गया देख के। फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है देख के। फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। सर कैसे करेंगे? ये देखो बच्चे, ये ऐसा दिया है, समझो पहले, ठीक है, ये इतना दे दिया है, प्लस चार्ज पहले से बोला है, तो शकल से लग रहा है प्लस चार्ज है, तो कॉमन सी बात है आंसर प्लस चार्ज ही आएगा। बट फिर भी देख लो, एन का नंबर कितना होता है 2,5, फॉर्मल चार्ज कितना है 5, और बॉन्डिंग कितने टोटल इसके पास 1 2 3 4, 4 मतलब 8 है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? इस समय नहीं है, तो हम बोलेंगे 5 - 0 8 डिवाइड बाय 2 कट के हो गया भाई 4, मतलब कि 5 - 4 = +1। राइट आंसर आ गया +1। आप मार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे +1 को, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चेक करते चलो, चेक करते चलो, एक एक चीज बढ़िया समझ में आ रही कि नहीं आ रही, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेक करते चलो, मजा आ रहा है? यस, कहर मच रहे कि नहीं मच रहे? हंगामा हो रहा है एकदम धमाकेदार तरीके से। यार क्या बात है सर, 11th भी आपने ले लिया, मजा आ गया देख के। आइडेंटिफाई मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। एक बार फिर से मैं सिनॉप्सिस की तरफ आता हूं जरा। बेसिक प्रिंसिपल में स्टेबिलिटी के ऊपर काफी क्वेश्चन निकलेंगे, स्टेबिलिटी के ऊपर काफी क्वेश्चन निकलेंगे, तो याद रखना टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। और सेम फॉर फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 3 डिग्री। तो इस रूल को अगर मैं फॉलो करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। जरा चेक करो राइट आंसर क्या होगा। 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये 3 डिग्री होता है, मोस्ट स्टेबल पूछा है, तो आप इसको मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर होमोलिटिक फिजन? पढ़ाया था पीछे मैंने, होमोलिटिक क्या करते हैं, इक्वल शेयरिंग करते हैं। तो इन दी सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन बॉन्डेड एटम टू अनदर, मतलब सीधा सीधा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। होमोलिटिक का मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट on y-axis when this value is plotted against log p in Freundlich equation? पीछे बताया था मैंने, पीछे बताया था। सोल्यूशन देखो जरा, सोल्यूशन देखो, मैंने बोला था आपको कि ये भी पढ़ के लेना है। x/m = k × p का पावर 1/n। अगर मैंने log ले लिया तो ये बंदा सीधा सीधा बन जाएगा log k + 1/n log p। इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, ये बन जाएगा 1/n log p प्लस बन जाएगा log k। अब इसको कंपेयर करो, y = mx + c। हमको c वाला वैल्यू ढूंढना है, तो आंसर आ गया log k। आंसर क्या आ गया बोलो, log k आ गया। चेक करो log k किधर है, कैसे पता चला ढूंढना है? इंटरसेप्ट बोला है, मतलब जो कटिंग हो रहा है उसकी बात कर रहा है। इसका ग्राफ भी देखो ऐसे बनता है, मैं आपको दिखा दूं। इसका ग्राफ भी देखो ऐसे बनता है, इसका ग्राफ हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। माइनस है कि प्लस है, प्लस में है ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। देखो इस तरह से ग्राफ बनता है, और जो स्लोप आता है उसको हम बोलते हैं 1/n आएगा। चलेगा, कोई दिक्कत है? स्लोप एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, जो कट करेगा उसको हम बोलते हैं log k। 0 पे नहीं होता है एग्जैक्टली, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होता है। डन, ये चीज समझ में आ गई? कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू, देखो ये भी याद रखो, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ थोड़ा सा। स्टॉक नोटेशन अगर पूछा गया रेडॉक्स रिएक्शन में से, तो अप्लीकेबल फॉर मेटल, फिर यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, और उसके बाद होना चाहिए आपका एनायन, ये पैटर्न होना चाहिए, ठीक है।
तो अगर आप इसमें देखेंगे तो Fe यहाँ पे Cl3 लिया का मतलब यहाँ पे 3 होना चाहिए Fe, सही बात है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो O कितना होता है 2 माइनस, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए लेकिन 4 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो AU यहाँ पे 3 लिखा है तो ये 3 होना चाहिए, या तो ये 1 है तो ये 1 होना चाहिए, भी गलत है। अब देखो SN के आगे 4 लिखा है और Cl भी आपको 4 दिख रहा है, मतलब ये पूरे ऑक्सीडेशन भी सही है और इसका एनायन भी सही है, चलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रोपॉन इज ट्रू। ट्रोपॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा खतरनाक होता है, देखो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, थोड़ा सा डेंजरस स्ट्रक्चर, ये देखो इस तरह से, और यहाँ कहीं पे डबल बॉन्ड आता है, फिर आप इस तरह से बोलते हो टन टन टन, ऐसा कुछ करते हो, ठीक है। ट्रोपॉन तो मतलब इट इज हेट्रोसाइक्लिक है क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है क्या? नहीं सर, हेट्रोसाइक्लिक तो बिल्कुल नहीं है, दिख ही नहीं ना हेट्रोसाइक्लिक, पहली बात ये हेट्रोसाइक्लिक है क्या? नहीं, ये होमोसाइक्लिक ही है, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। और दूसरी बात, कार्बन में देखो कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 वाले आंसर को ही पकड़ना है, मतलब सी और डी में से एक आंसर होगा, सबसे बड़ी बात सी और डी में से होगा, तो इसको हटा दो पहले। इट इज नॉन बेंजोनॉइड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है। ये क्या बोला है? इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक हैविंग फॉर्मूला, देखो हेट्रोसाइक्लिक तो नहीं है भाई, तो आंसर आ गया नंबर सी। हेट्रोसाइक्लिक है ही नहीं क्योंकि इसके रिंग पूरे कार्बन के ही बने हुए हैं, तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस आर प्रेजेंट। ये तो जोक हो गया, मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पूछा है, पहले मोल निकाल लें। मोल का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब, याद है ना, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। कितना दिया है? 67.2, 22.4 कट किया, कितना आ गया? 3 आ गया, मतलब मोल कितना आ गया? 3 आ गया। अब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n इंटू Na, मतलब कि 3 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, 6 3 18, ये जरा चेक करो, ऐसा आंसर आना चाहिए। अब इसको एक नीचे ले सकते हो तो 1.8 आ जाएगा इंटू 10 का पावर 22, ऐसे कुछ हो सकते हैं, 22 नहीं सॉरी 24 हो सकता है शायद, ठीक है। 22 आएगा क्या? एक बार जरा देखो तो गड़बड़ हो जाए। 6 3 18 हो गया, 10 का पावर 23, ठीक है, मैंने इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कर दिया, इंटू 10 डिवाइड बाई 10, 24 हो रहेगा ये, 1.8 इंटू 10 का पावर 24, 28। एक मिनट, कोई गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम हो जाएगा, बट 1.8 वाला तो आंसर आएगा, तो कन्फर्म है। एक मिनट जरा देख लेते हैं, फिर से जरा देख लेते हैं। ये 3 आ गया, फिर 3 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 20, अच्छा 6.022 तो बराबर है 23 है, 6 3 18, 18 इंटू 10 का पावर 23 आ गया। तो अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर, जरा देख लो, ये मैथ्स ना थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। 23 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 क्या, तो ये बंदा कितना हो गया? 1.8 आ गया, इंटू 10 का पावर 24 आना चाहिए शायद से, यहाँ पे 22 दिया, 24 वाला कोई आंसर है क्या भाई? इसमें 2 24 वाले हैं, लेकिन क्या पूछा, एक जरा वापस से पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का एक ही मॉलिक्यूल है, ऑब्वियस मतलब एक ही मोल है, तो सीधी सी बात ये रहेगा। तो 1.8 इंटू 10 का पावर 22, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है शायद, राइट आंसर यही होना चाहिए आपका। यहाँ पे शायद एक एरर मुझे लग रहा है, ठीक है, एक बार जरा चेक करो कमेंट बॉक्स में, जरा बताओ मुझे कि एक्चुअल में यहाँ पे एरर है या फिर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। n इक्वल टू वॉल्यूम दिया है आपको परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 67 पॉइंट, तो ये परफेक्ट तीन बार जाएगा, 22 का डबल 7 तो 3 बार परफेक्ट जा रहा है। n हो गया, अच्छा ये ऐसा तो नहीं कि ये 22 होता है, 6.022 का पावर 23 नहीं हो तो बराबर है, ठीक है, 36 का 18, ठीक है, फिलहाल तो सही लग रहा है। फिलहाल मुझे सी आंसर मिला क्योंकि 1.8 आया है, ठीक है, तो 18 के हिसाब से हो सकता है, चलेगा। इधर देखना है मुझे, बताने का आंसर क्या हो रहा है आपके हिसाब से। चलो, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज, एक और क्वेश्चन आएगा फॉर्मल चार्ज के ऊपर। अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की। देखो कार्बन के बारे में पूछ रहा है, शकल देख के लग रहा है 0 आएगा क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं इसके ऊपर। देखो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। कार्बन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 4 होते हैं, 6 नहीं करना, 4। ये हो गया 4, ये कितना हो गया बोलो? 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और टोटल बंदे कितने हैं? 8 डिवाइड बाई 2, कट किया 4 आ गया, 4 में से 4 गया 0। राइट आंसर क्या हो गया बोलो जल्दी से, राइट आंसर क्या हो गया फटाफट बोल दो। राइट आंसर हो गया नंबर डी, राइट आंसर हो गया नंबर डी। कोई दिक्कत होगी तो बोलना। यस, आइडेंटिफाइड 2 प्रोपॉक्सी बेंजीन। देखो फंक्शन ग्रुप मैंने आपको बोला है पढ़ने के लिए, आईयूपैक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ईथर का है, क्लास 12 से भी आप कर सकते हो इसको, तो ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है। 2 प्रोपॉक्सी बोला है, तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 1 नंबर पे ऑक्सी, 1 2 3 2 नंबर पे ऑक्सी, मतलब आपका राइट आंसर होगा नंबर बी। यहाँ पर भी देखो 1 2 नंबर पे लेकिन 3 4 तो ब्यूटॉक्सी हो गया, तो राइट आंसर हो गया नंबर बी। ज़्यादा टाइम पास नहीं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और बोलते हैं ना, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिस्टिंग्विश भी बुक में दिया हुआ, उसको भी एक बार पढ़ लो। जैसे एड्सॉर्प्शन जो होता है सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है, इसके लिए जो टेम्परेचर, अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है आपको,
देख लो जरा कि इट इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें सरफेस पे आएंगे तो उसमें से हीट बाहर जाएगा। और बोला इट इज बल्क फेनोमेना, तो बल्क फेनोमेना तो नहीं होता, बल्क फेनोमेना एब्जॉर्प्शन होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ऑब्वियस है ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है। और यहाँ पे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस फेनोमेना, तो ये भी गलत बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इट इज अकम्पनीड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो एब्जॉर्प्शन में जब वो आके जमा होते हैं सरफेस पे तो हीट बाहर चला जाता है। हीट क्या होता है, बाहर चला जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो होता है टेम्परेचर के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, या सॉरी डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट लिखा ना यहाँ पे, तो डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि अगर समझो कोई सरफेस है बहुत ज़्यादा हॉट है तो चांसेस है कि उसके ऊपर पानी थोड़ा ज़्यादा जमा हो, या कोई सरफेस पे ज़्यादा जमा हो सकता है। जैसे कि अगर गैस हॉट है तो जाके अंदर ज़्यादा जमा हो सकती है, ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट आने वाला है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। देखो ये सब तो कॉमेडी चल रही है पूरी, ये सब कॉमेडी चल रहा है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस। अरे मेरे भाई अगर मैंने कोई बंदा एक मोल मॉलिक्यूल ले लिया है, एक मॉलिक्यूल का मतलब n इंटू एन ए, अच्छा Na के टर्म में मत नहीं बोला उसने, उसने अलग टर्म में बोला है। रुको जरा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक मोल जो बंदा होता है उसके अंदर 22400 सेंटीमीटर क्यूब इतने पर्टिकुलर बोलते हैं ना कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये बंदा जो एक मोल होता है ना वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। बोले समझ में आया। तो ये एक मोल का ही वैल्यू है, और एक मोल का एक और वैल्यू निकल कर आता है सामने 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर नंबर क्या हो गया, बोलो आंसर क्या हो गया, बोलो जरा। आप बोलेंगे सर कितना इजी था ये, हमारे पेपर में आना चाहिए, नंबर बी। बोलो समझ में आया। नेक्स्ट है व्हाट इज द चेंज, ये तो सबसे इजी ऑक्सीडेशन निकालना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन निकालना है। NO3 माइनस से बन जाएगा NO2। सर n कितना है, देखो 3 दूनी 6, वहाँ जाके बन जाएगा +5, यहाँ पे 2 दूनी 4, वहाँ जाके बन जाएगा +4। राइट आंसर +5 से +4। बोलो समझ में आ रहा है। टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है आंसर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दो। सिनॉप्सिस आपके खत्म हो गए पूरे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली मेटल। भाई शकल देख के लग रहा है क्या है ये। देखो ग्रुप नंबर 1 में आपको ट्रिक याद होना चाहिए, हलीना का रिबन बेल्ट किसने फाड़ा। आपको मिल गया यहाँ पे FCS, तो CS आंसर हो गया। ग्रुप नंबर 2 भी याद कर लो। कभी कभी ऐसा हुआ कि मालूम पड़ा कि ग्रुप नंबर 1 के साथ में 2 का भी कुछ क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे। तो सेकंड ग्रुप के लिए क्या बोलेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये याद कर लो, चलेगा। तो बोलो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा CS इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2 आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल। क्या बात है यार, क्या बढ़िया क्वेश्चन आ गया। देखो जब मैं पानी लेता हूँ ना तो पानी कितना है मेरे पास इस समय, पानी कितना है, 1 मोल है। तो 1 मोल में कितना ग्राम पानी है सर, 18 ग्राम पानी है। हमको बोला गया है कि 0.25 अगर मेरे पास मोल है, सॉरी 0.25 अगर मेरे पास मोल है तो बताओ कि कितना ग्राम पानी पाया जाएगा। आया समझ में, मजा आ गया। क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे। फिर से देखो जरा, फिर से देखो। बोला गया है कि अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल तो बाय डिफॉल्ट 1 मोल होगा, तो 1 मोल अगर वाटर मॉलिक्यूल लिया है तो कितने ग्राम हो रहे हैं सर, 18 ग्राम हो रहे हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल में पानी का वजन 18 ग्राम है। तो बताओ कि 0.25 मोल में पानी का मोल कितना होगा। आपको देख लो, 1 का कितना हो गया, 0.25 हो गया, मतलब 4 गुना कम हो गया। तो 16 को भी 18 को भी 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल। 18 को भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौका 16, 4 पचे 20, कितना आ गया भाई, 4.5 ग्राम। सिंपल मैथ्स है एकदम, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसके अंदर। 4.5 किधर है भाई, 4.5, 4 चौका 16, चलेगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पायरिडीन। पीछे पढ़ाया था मैंने, पायरिडीन जो होता है C5H5 से स्टार्ट हो रहा था, याद है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था इसका, याद कर लो, आज के बाद से काम आएगा ये इस तरह से। मतलब ये सर तो दिख रहा है हमको C5H5N दिख रहा है, ये मार्क कर दो आप। O तो नहीं है, S नहीं है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं आपके लेवल पे कि भाई हेट्रोजीनियस कैटलिसिस क्या होता है। एडजॉर्प्शन कोलाइड्स में दिया हुआ है, तो अपना दिमाग चलाना। पहला स्टेप ये होता है ना, जब हेट्रोजीनियस आप लेते हो, पहला स्टेप ये होता है कि जो गैसेस होते हैं वो जाके कैटलिस्ट की तरफ जाके अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन होना। तो पहला स्टेप जरा चेक कर लो, डिसऑप्शन तो नहीं होगा, एडजॉर्प्शन भी नहीं होगा। अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन टू कैटलिस्ट सरफेस टू फॉर्म इंटरमीडिएट, ये होता है लेकिन सेकंड स्टेप में होता है, इंटरमीडिएट बाद में बनता है। तो राइट आंसर होगा नंबर डी, डिफ्यूजन पहले स्टेप में होगा। तो ये चारों के चारों क्या हो गया, तीनों के तीनों क्या हो गए, गलत हो गए आपके लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड इन सबसेल हैविंग एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 2। आपको पता है L = 2 क्या होता है, बताया था मैंने, D होता है D।
और डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 10 आते हैं, तो सिंपल है, नंबर ए मार्क कर दो। याद है कि भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। एल का वैल्यू 0 1 2 3 मतलब एस पी डी एफ, इसी की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और रेडॉक्स रिएक्शन, कौन इसमें रेडॉक्स नहीं है? वही रेडॉक्स नहीं होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड सेम सेम रहेगा। अगर अलग अलग होगा तो वो रेडॉक्स माना जाएगा। देखो Cu OH -1 है तो ये Cu2+ बन गया, यहाँ पे Cu ये -2 है और ये 2 आ गया तो ये +1 बन गया, ये +1 ये +2 मतलब ये रेडॉक्स होगा। FeCl2 है मतलब ये +2 है और FeCl3 आ गया +3, ये भी रेडॉक्स होगा। Ca2+ है, Ca यहाँ पे भी 2+ है मतलब कि ये रेडॉक्स नहीं होगा, तो राइट आंसर हो गया नंबर सी। कोई दिक्कत कहीं पर भी? क्या बात है, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। तो भाई इस तरह से हमने ये पूरा क्लास 11th का पूरा PYQs के साथ, जो 9 चैप्टर हमारे थे उनके सिनॉप्सिस के साथ और PYQs के साथ हमने ये सेशन को वाइंड अप कर दिया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रहा है उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप मैक्सिमम जो है कि जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि यार क्लास 11 का सिनॉप्सिस भी करा दिया गया है, क्लास 11 का MCQ भी करा दिया गया है, उन बच्चों तक आपके इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय एवरीवन, बाय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलेगा, चलो बाय बच्चे, बाय एवरीवन, बाय।